नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। सुनील सर के साथ हम हर वीक ये डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या रीजंस हो सकते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए और पिछले हफ्ते ऐसा क्या बड़ा हुआ जिसकी वजह से मार्केट में उतार या चढ़ाव जो कुछ भी हुआ उसको समझेंगे। तो लास्ट वीक कई वीक से हम लोग काफी डेटा हैवी शो बना रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। इस हफ्ते एक बड़ी घटना हुई, वो हुई करेंसी की, कि करेंसी हमारी आखिरी दिन फ्राइडे को बहुत तेजी से कमजोर हुई। उसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए उस पे बातचीत करेंगे। साथ ही म्यूचुअल फंड और एफआईआईस के बिहेवियर को समझना जरूरी है, क्योंकि कई सारे मिथ होते हैं। तो इसलिए दो क्वेश्चन मेरे मन में थे एकदम मोटे मोटे, कि एक तो लास्ट वीक कैसा था और अगले हफ्ते के लिए हमें क्या रुझान लेने चाहिए। ये कुछ बेसिक डेटा है कि लास्ट वीक निफ्टी किस तरीके से था, ये वीकली नंबर है। और ये कुछ दो सेक्टर जो चले और जो दो गिरे, अंडर परफॉर्म। रियल एस्टेट में काफी 3.5-4% की कमजोरी आई और एफआईएस का ये पूरा बिहेवियर था कि उन्होंने 2 दिन बेचा, 3 दिन खरीदा। तो इसलिए ये डेटा को बहुत जरूरी समझना कि एफआईएस का दरअसल मूड क्या है और डीप डाइव करेंगे उस पर। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो नंबर हम लोग देख रहे हैं एफआईएस के, इसके पीछे की लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो आप मुझे आज सुनाने वाले हैं। तो मुझे वो समझाइए कि वो क्या हो रहा है वहां पे। तो पहली चीज है कि जो ये फ्लोस देखते हैं, बोथ लेफ्ट हैंड साइड का एफआईएस और राइट हैंड का डीआईएस, ये नेट फ्लोस होते हैं। तो एक मिनट आप सोचिए कि ये नेट क्या होता है। नेट होता है परचेस माइनस रिडम्पशन, राइट। करेक्ट। क्योंकि हम सब देखते हैं कि एफआई ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, बट समझिए एक एफआई नहीं, हजारों हैं। एक डीआई नहीं, बहुत से डीआईएस हैं, राइट। क्योंकि 50 से ज्यादा म्यूचुअल फंड ही है, उसके अलावा आपको एआईएफ्स भी है और इंश्योरेंस कंपनियां भी है। तो क्या होता है कि हर एक की सोच एक साथ नहीं होती है। तो किसी के मन में बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखता है, किसी के मन में सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखता है, नंबर वन। नंबर टू, बात देखना है कि अगर सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग से क्या कर रहे हैं, और बाइंग कर रहे हैं तो उस पैसे से, बाइंग कर रहे हैं तो उसका पैसा कहां से आया। क्या नेट बाहर से आया, या फिर एक सेक्टर को बेचकर दूसरे सेक्टर को खरीद रहे हैं। तो ये नेट इंपैक्ट है, ये स्लाइड में जो दिख रहा है। तो ये नेट इंपैक्ट जो होता है, हमें दिख रहा है कि अरे एक 1500 करोड़ एक दिन खरीदा, 1700 करोड़ एक दिन बेचा। तो उस चीज के ऊपर हम बोलते हैं कि अरे एफआई नेट सेलर बन गए या मार्जिनल बायर्स रहेंगे। सिमिलरली डीआईएस कहते हैं अरे स्ट्रॉन्ग बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कभी 1,500 होता है, कभी 6,000 होता है। मगर क्या समझिए कि दो चीज में समझाऊंगा बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि एफआईएस के लिए इंडिया एक स्टॉक है। मैं पिछली बार भी कई बार इसको कह चुका हूं। यानी वो इंडिया में जो नेट हो रहा है, जो बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, जो सेलिंग कर रहे हैं इंडिया में, ये जरूरी नहीं कि वो सेलिंग से वो खाली इंडिया में पैसा डाले, यानी सेक्टर रोटेशन करे, वो देश का रोटेशन भी कर सकते हैं। तो अगर कोई और देश अट्रैक्टिव दिखता है तो इधर बेचकर उधर जाते हैं। सिमिलरली कोई भी खरीद रहा है तो वो किसी और देश में स्टॉक को बेचकर इस देश में स्टॉक को खरीद रहा है। तो उस चीज, वेरएस डीआईएस के पास वो मौका नहीं है कि वो बाहर ज्यादा पैसा डाले, क्योंकि एज इट इज अभी रिजर्व बैंक ने फॉरेन परचेज का लिमिट तो क्रॉस हो गया, तो अभी नेट में बाहर जाने वाला पैसा कम है। तो डीआईएस की पूरी जी भी ये नेट दिख रही है, उसमें कुछ बायर्स है, कुछ सेलर्स है, बट सब इंडिया के अंदर है। यानी एक एएमसी खरीद रही है, दूसरी एएमसी बेच रही होगी, और एक एएमसी ही किसी सेक्टर को खरीद रही है, दूसरी को बेच रही है। तो उस ग्रॉस फ्लो से ही मार्केट में मूवमेंट होती है। और नेट सेक्टर रोटेशन का नंबर जो अभी देखा ना, दो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर, जो हाई परफॉर्मिंग सेक्टर, वो डीआईएस की कारण है। और इंडिया के बारे में बाकी देश के माफिक ये होता है। मगर मेरा ये सब कहने की बात क्या है कि ये नंबर आपको बहुत छोटे दिख रहे हैं ना। अरे क्या हमारी मार्केट क्यों इतनी हिल रही है, जब 400, 500, 1000, 150 करोड़, हमारा तो $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, तो इसके बाद क्यों इतना हो रहा है। तो इसलिए देखना है कि ग्रॉस फ्लोस और रिडम्पशन क्या थे। तो एक मिनट के लिए आप एफआईएस के ऊपर देखते हैं, तो इसी स्लाइड में देखिए, एफआईएस का मिनिमम था 1700 करोड़ का सेलिंग, मैक्सिमम था 1500 करोड़ का बाइंग इस हफ्ते की। इस तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आप, ये है हर वीक का, जो ये पिछले हफ्ते की एक नेट पॉजिटिव में नंबर आया था 1100 करोड़, बट प्रीवियस हफ्ते में 6000 करोड़ का नेगेटिव था। उसके पहले हफ्ते में 1300 करोड़ का पॉजिटिव। खाली एफआई के नंबर देख रहे हैं, वापस इस स्लाइड में डीआई के नंबर पे आएंगे। मगर एक चीज याद रखिए, डीआई का सेलिंग ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम्स एफआई का नेट नंबर है। करेक्ट।
राइट, याद रखिए। बट इस पे बाद में आते हैं। अब इन्हीं 3 हफ्तों के ऊपर एफआईएस की ग्रॉस और नेट रिडेम्पशंस को देखेंगे। तो आपने देखा ये 1300, 6700, 1100 ये थे नंबर। मगर ग्रॉस परचेस से 75,000 करोड़ के एवरेज, मगर ग्रॉस सेलिंग 376,000 करोड़ के एवरेज। तो क्या है कि अब 70,000 करोड़ की कोई खरीदारी कर रहा है और 70,000 करोड़ की बिक वाली कर रहा है, और नेट डिफरेंस आपको 1,200 करोड़ है। तो समझिए कि ये सब एफआईएस इंडिया के ऊपर नेगेटिव नहीं है। आधा के करीब, जैसे शोले का डायलॉग याद है, असरानी अभी रिसेंटली उनका देहांत हो गया, क्या कह रहे थे, अरे आधे लोग मेरे लेफ्ट में आओ, आधे लोग राइट में आओ, बाकी मेरे, अरे आधा खरीद रहे हैं, आधा बेच रहे हैं, और नेट डिफरेंस 1,000 की है भैया। तो ये एफआई को एक सिंगल ड्रैगन या रावण की तरह मत सोचिए, जो रावण राम बनता है, राम रावण नहीं। कई तरह के एफआई होते हैं। एक तो टाइम फ्रेम के हिसाब से होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। दूसरे होते हैं कि जो एक कॉल लेते हैं कि सेक्टर रोटेशन भी करें हम, हमें वर्ल्ड वाइड, मुझे आईटी सेक्टर अच्छा लगता है तो मैं खरीदूंगा, आईटी सेक्टर अच्छा नहीं तो मैं उसमें इंडिया की आईटी सेक्टर भी शामिल हो जाएगी। तो ये खाली इंडिया के बारे में सोच नहीं होती है, एक वर्ल्ड वाइड एक सेक्टर आउटलुक होता है जिसको वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा मानना कि ये एफआईआई का एक नेगेटिव आउटलुक, वो बेच रहे हैं, वही विलन है, ये कहना गलत है। ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में बायर्स और सेलर्स है, राइट, करेक्ट खाली ऑलमोस्ट। यस। मार्केट की बढ़ने के लिए ये ग्रॉस इनफ्लोस के नंबर 50% मोर देन आउटफ्लोस के नंबर होनी चाहिए, यानी जितने भी पॉजिटिव एफआई है उनकी गिनती बढ़नी चाहिए, वो याद रखने की जरूरत है, राइट। मगर वैसे ऐसा नहीं है कि पूरे एफआईएस इंडिया को बेच रहे, ये गलत फहमी आपके मन से हटाइए कि ऑलमोस्ट आधा एफआई इंडिया में पॉजिटिव है और आधा एफआई इंडिया में नेगेटिव है। तो ये एक प्ले होता है, और इंटरप्ले में मल्टीपल चीजें आते हैं, जो बाद में मैं एक आध चीज को कवर करूंगा जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब डीआई की फ्लोस पे आते हैं। अब इसके पहले 1 मिनट, वो 2 स्लाइड पहले जा सकते हैं नीरज भाई? यस, ये देखिए, 12,000 करोड़, 20,000 करोड़, 17,000 करोड़, ये नेट पॉजिटिव थी। अब इस स्लाइड पे आएंगे 12, 20, 18, याद रखिए। 12, अब 20, 18। डीआई की फ्लोस में आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड। इस 12,000 करोड़ में देखिए, ये नेट डिफरेंस था 1,00,000 करोड़ की बाइंग और 94,000 की सेलिंग, या 88,000 करोड़ की बाइंग और 65,000 करोड़ की सेलिंग। ये डिफरेंसेस ऐसे आते हैं, क्यों मैं बता रहा हूं आपको कि यहां भी क्या हो रहा है, मगर इसमें क्या चीज है, ये सेक्टर रोटेशन हो रहा है। सभी डीआईएस को इंडिया में पॉजिटिव होना ही पड़ता है, चॉइस नहीं है। इंडिया में है तो इंडिया में निवेश करना है, खाली सेक्टर्स पे पॉजिटिव, कंपनीज पे पॉजिटिव हो सकते हैं। तो जो नेट नंबर आपने देखा एवरेज का 18-20 हजार का, वो था कि एक नेट आउटफ्लो, यानी कहीं से पैसा निकाला और दूसरे कहीं पे पैसा डाला। अब ये नेट पॉजिटिव क्यों है? नेट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर कोई कैश बैलेंस अपना बढ़ा रहा हो तो ये नेगेटिव हो सकता है, कोई कैश को पूरा डिप्लॉय कर रहा हो तो ये पॉजिटिव हो रहा है। और वो कैश कहां से मिलती है? अल्टीमेटली डीआईएस के अंदर एक चीज है, डीएमएफ एक इंपॉर्टेंट प्ले है। तो पहले ओवरऑल डीआईएस जिसमें शामिल होती है म्यूचुअल फंड प्लस इंश्योरेंस प्लस एआईएफ, जो भी इंस्टीट्यूशनल पैसा है, उसके बारे में उसकी फ्लोस देखेंगे। तो क्या दिख रहा है आपको? देखिए, हर महीने अप्रैल से लेकर आज तक एवरेज पॉजिटिव आउटफ्लोज ही रहे हैं हर महीने। मगर उसमें एक ट्रेंड आप देख सकते हैं, जो अब अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं और क्या होने वाला है उसमें देखिए कि अप्रैल में 64,000, फिर मई में बढ़ गया, फिर जून में गिर गया। तो याद रखिए, क्वार्टर बिगिनिंग से बढ़ता है, क्वार्टर के मिडिल मंथ में पीक होता है, फिर गिरता है। फिर अगस्त में देखिए 94, जुलाई का सीजन शुरू होता है, जुलाई में 61, अगस्त में पीक, सितंबर गिर गई, फिर अक्टूबर में और गिर डाउन, गई। थोड़ी डाउन, फिर नवंबर में बढ़त, नवंबर एक्चुअली पीक मंथ होना चाहिए, फिर दिसंबर में गिरेगी। तो अगले हफ्ते के लिए, क्योंकि लास्ट वीक ऑफ नवंबर में है, उम्मीद रख सकते हैं कि ये नंबर बढ़ेगी और अगले हफ्ते भी डीआईएस और भी खरीदारी करेंगे। और इसका कारण क्या होता है, इसी स्लाइड से मैं बताता हूं आपको। कारण होता है कि डोमेस्टिकली फोकस्ड है, तो अगर डोमेस्टिक आउटलुक उनका हर क्वार्टर में
बदलता है। क्यों? क्योंकि कयामत से कयामत तक, यानी क्वार्टर से क्वार्टर तक राइट। क्योंकि हर क्वार्टर में ना ही आपको एक्चुअल अर्निंग्स आती है, उस अर्निंग्स को 3 हिसाब से कंपेयर करते हैं। एक होता है QOQ, यानी पिछले क्वार्टर के माफिक कैसी थी। सेकंड होता है YOY, लास्ट ईयर इस क्वार्टर में क्या था, उसके ऊपर ग्रोथ कैसी थी, और पिछले क्वार्टर में YOY ग्रोथ क्या था, उस हिसाब से बेटर हो रही है कि नहीं। सेकंड, तीसरी बात यह है कि मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट अर्निंग्स कैसी आई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सब इम्पोर्टेंट है। और चौथा फैक्टर जो अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट होता है और अगले क्वार्टर के लिए, वो होता है क्या गाइडेंस है कंपनी को अर्निंग्स की रिजल्ट में, फ्यूचर के बारे में क्या बता रही है, उससे मेरा सेक्टर आउटलुक बनता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि कई बार ऐसे होता है कि अर्निंग्स अच्छी आती है, स्टॉक प्राइस गिरता है, क्योंकि कंपनी ने कहा कि ये क्वार्टर तो अच्छी चली पर आगे मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, गिरता है। सेकंड होता है कि क्यू को गिर गई मगर बढ़ गई स्टॉक प्राइस। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कहा इस क्वार्टर कुछ खास रीजन थे गिरावट के लिए, वो अगले हफ्ते अगले क्वार्टर में ठीक हो जाएगा। तो ये गाइडेंस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो एफआईएस की जो फ्लोज, डीआईएस की जो फ्लोज होती है, वो सेक्टर भी रोटेशन ऐसे ही करते हैं। और ये पता है क्यों जून एंड में कैश बैलेंस बढ़ती है। मैं ये फ्लोज है, मैं कैश बैलेंस की बात भी दिखाता हूं, जो डीएमएफ के बारे में मिलता है डेटा, डीआईएस के बारे में पूरा नहीं मिलता है। देखिए यहां पर ये तो लाइन में आपको सीधा दिख रहा है, एज इफ इस क्वार्टर में बढ़ गई, तो मैं पिछले क्वार्टर का एक लाइन फ्लैटन हो गया, ये नंबर का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 196 to 216 है। ग्राफ में इसको करने से कारण बहुत डीप दिखता है। अगली टेबल में देखेंगे आप कि ओवरऑल डीएमएफ का कैश होल्डिंग हैज नॉट चेंज्ड मच। एग्जैक्टली, अप्रैल से अब तक ऑलमोस्ट एक ही जैसा है ऑलमोस्ट। मगर अगले स्लाइड में देखिए इसका एज अ परसेंटेज ऑफ द AUM देखेंगे कि म्यूचुअल फंड का एवरेज 4.6% ही रहा है। जो भी हम कह रहे हैं कि सेलिंग डिफरेंस, वो खाली देखिए 4.4 4.2 तक गिरा। तो ऐसा, तो DMF जनरली फुल्ली डिप्लॉयड होते हैं, 96% वो पैसा ऑलरेडी मार्केट में लगा चुके होते हैं। और सेक्टरल डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि वो सेक्टर रोटेशन करते हैं। और इससे ये भी पता लगता है आपको क्लियरली कि DMF पूरा का पूरा जो पैसा उनको मिलता है फ्रॉम रिटेल निवेशक, उसको मार्केट में डिप्लॉय करते हैं। तो हर महीने जो DIA के फ्लोज में जो वेरिएशन आपने देखा, वो वेरिएशन एक्चुअली फंड मैनेजर की काम नहीं है, वो वेरिएशन एक्चुअली रिटेल निवेशक की काम है, जिन्होंने म्यूचुअल फंड को पैसा ज्यादा दिया या कम दिया। कि फंड मैनेजर तो एवरेज कैश बैलेंस 4.5% मेंटेन करता है, कोई एमसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, ये इंडस्ट्री का एवरेज है। तो सोचिए क्यों कह रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंस हम एक तरफ एफआईएस को देते थे, इसके बारे में मैंने कह दिया, डीएमएफ और डीआईएस को भी हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके पास ज्यादा लिवरेज नहीं है, क्योंकि एज अ सिस्टम वो जनरली 5% को एक्सीड नहीं करते हैं कैश में, देखा आपने, और 4 से नीचे भी नहीं जाते हैं। तो 1% का मैक्सिमम डिफरेंस उनके टोटल इक्विटी, विच मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 50 लाख करोड़ अभी समझिए इक्विटी एयूएम है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 77 लाख करोड़ टोटल है, उसमें इक्विटी और हाइब्रिड मिलाकर 50 लाख। तो उसमें 1% मान लीजिए 1% ऑफ 5 लाख करोड़ इज ओनली 50,000 करोड़। तो जो डिफरेंस आता है, तो रिटेल निवेशक जो पैसा देते हैं उसको डिप्लॉय करते हैं, उसके अलावा सेक्टर रोटेशन करते हैं। इसलिए ग्रॉस में देख रहे हैं तो 1 लाख करोड़ का बाइंग होता है। वो 1 लाख करोड़ का पैसा कहां से आया? थोड़ा बहुत फ्रेश कैश फ्रॉम रिटेल निवेशक और थोड़ा बहुत सेक्टर रोटेशन, किसी सेक्टर में प्रॉफिट बुक करके उन्होंने ग्रॉस बाइंग किया 1 लाख करोड़ का। सर मुझे ये बताइए, क्या जो कैश रखने की इनकी लिमिट है, जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं 4.2 से 4.9 के बीच में, ये 5 क्रॉस नहीं किया, नीचे क्रॉस 4 नहीं किया, कोई रेगुलेशन है कि इतने से ज्यादा कैश में नहीं हो सकते आप? नहीं, रेगुलेशन नहीं है। मैं कहता हूं कि ये ज्यादातर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से प्रेशर आता है
और HNI से कहते हैं कि लोगों को लोग से ये भैया हम वैसे आपको दे रहे हैं, आप एसेट मैनेजमेंट फी चार्ज कर रहे हैं अराउंड 1 to 2%, तो उसको कैश में रखने के लिए मैं थोड़ी आपको पैसा दे रहा हूं। आप 1 to 2% चार्ज कर रहे हैं, आपने कैश में रखा उसका भी चार्ज लगता है हमें। यानी आपको क्या कैश में कितना मिलता होगा, 4-5% मिलता होगा, आप किसी ट्री बिल में लगाए तो उसमें आप 1 या 2% कटवा रहे हैं, तो मुझे 3% ही रिटर्न मिल रहा है आपके कैश से। वो बेटर, मैं कैश कहीं पे डिप्लॉय करूं, मेरे को बेटर मिलेगा ना। तो जनरली फंड मैनेजर्स को प्रेशर होता है कि आप ज्यादा कैश बैलेंस मत रखिए। एक आध एएमसी लेती है डिसीजन और क्लियरली एक्सप्लेन करती है क्यों। जैसे मुझे पता है कि कोई एमसीज हैं जो थोड़े हाई कैश बैलेंस मेंटेन करें, मैं इधर नेम स्पेसिफिक नहीं डिस्कस करूंगा, मगर वो भी क्लैरिटी से बताती है कि मेरा व्यू नेगेटिव है मार्केट के ऊपर और आपको चाहिए तो आप रिडीम कर सकते हैं, मगर मैं अभी नहीं डिप्लॉय करने वाला हूं। वो बहुत साफ क्लैरिटी से कहती है। पर वो बहुत क्या लगता है, उसमें बहुत जिगर की जरूरत है कि आप चाहे रिडीम करें, कहते हैं कौन कहेगा अरे पैसा मुश्किल से मिलता है और आप जाके कस्टमर को रिडीम करें किसकी हिम्मत होती है। तो ये बहुत फाइन बैलेंस है। इसलिए आपको एज एन एमडी, मैं एमडी रहा हूं, मैं ही लिमिट करता था मेरे टीम को कि 5 को एक्सीड नहीं करना है, क्योंकि मुझको जवाब देना है ना उस इन्वेस्टर और डिस्ट्रीब्यूटर को कि भैया आप कैश बढ़ा रहे हैं, तो एक में जो दे दिए। और पुराने वक्त में हम ऐसे करते थे कि डिविडेंड के तौर पर वापस देते थे पैसा निवेशक को। फिर जब निर्मला जी ने आके डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगा दिया और टीडीएस भी लगा दिया, तो इट वाज अ वेरी इनएफिशिएंट वे ऑफ गिविंग मनी बैक टू कस्टमर। राइट, बिफोर द डिविडेंड टैक्स केम, आप देखते तो एएमसी भयंकर डिविडेंड डिक्लेयर करती थी जब उनको लगता था कि आज मार्केट ओवर वैल्यूड है, अभी मुझे फ्रेश खरीदने लायक कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो पैसा रिटर्न करती थी टू डिविडेंड। और मैंने ही किया 2007 में, याद है मुझे नवंबर में, क्योंकि सेकंड हाफ ऑफ 2007 में सेंसेक्स गई 14,000 to 21,000, एक मोमेंटम ड्रिवन रैली था। तो कुछ लॉजिक नहीं थी, कुछ नहीं थी। उसके बाद 2008 में काया क्रैश उसके कारण, मगर तब डरावट आ गई थी कि इतना 6 महीने में इतना मोमेंटम बेस्ड रैली हो गया तो ये कहां जाके फिनिश होगा करके, मैंने याद है तब मैंने करीबन मेरे 754 करोड़ टोटल डिविडेंड मैंने दे दिया पैसा लोगों के हाथ में। हर स्कीम में मैंने 60-70% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, क्यों डिप्लॉय करने का ये नहीं था, तो कैश में रख के मैं क्यों एसेट मैनेजमेंट फी चार्ज करूं, तो दे दिया मैंने पैसा वापस। तो अब मगर बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन इट इज नॉट व्यूड फेवरेबली, बिकॉज अननेसेसरली आप कस्टमर के ऊपर एक डिविडेंड टैक्स का इंपैक्ट ला रहे हैं और टीडीएस भी कट जाता है। 500 रुपीज के ऊपर डिविडेंड का टीडीएस भी 10% कटवाना पड़ता है। तो नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फंड मैनेजर कि एक कैश कॉल लेने के ऊपर, because they cannot even short the market. कवर्ड शॉर्ट ही कर सकते हैं फंड मैनेजर। अभी एसआईएफ में दे अलाउड नेकेड, मगर एज अ फंड मैनेजर मुझे नेगेटिव है, मैं शॉर्ट भी नहीं कर सकता हूं। करेक्ट, और कैश भी मैं ज्यादा, बहुत जिगर होना चाहिए। और एक फंड है उसको लोग जानते हैं, नाम भी लोग जानते हैं कि बहुत भयानक कैश में बैठे हुए हैं वो। तो इसीलिए मेरा क्या अभी कह रहा हूं मैं कि देखिए, तो इस हफ्ते की बात, तो प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे, 1 मिनट। तो इसके पहले वो जो एक डेटा फ्लो का डेटा था ना, डीआईएस का, इसके पहले तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डीएमएफ इसके पहले। हाँ, अब इसमें देखिए कि क्या है कि जैसे मैं कह रहा था, आप देखिए जुलाई में कैश बैलेंस जून और जुलाई में कम था, क्योंकि क्वार्टर एंड और न्यू क्वार्टर बिगिनिंग, मीन कैश बैलेंस नहीं, बाइंग कम थी, सॉरी शब्द मैंने गलत किया, करेक्ट। और सितंबर, अगस्त सितंबर में पीक हुआ, फिर वापस सितंबर में क्वार्टर एंड जैसे पहुंचा, गिर गया, और अक्टूबर में गिरा क्योंकि अर्निंग सीजन अभी शुरू हो रही थी। तो नेचुरली अब नवंबर में हम 3 हफ्ते पार कर चुके हैं और एक हफ्ता है, 54,000 करोड़ की खरीदारी हुई है। तो मेरा मानना है कि अगले हफ्ते और भी खरीदारी आकर इसको हायर लेवल्स, मगर पीक आप देखें विच इज द सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, तो अप्रैल मई में था 68,000 करोड़, अगस्त में था 95,000 करोड़ पीक बाइंग। अब नवंबर शुड बी अ पीक, मगर क्या वो 68,000 वाला पीक होगा या 94,000 वाला पीक होगा? वो 68,000 वाला पीक होगा। क्यों? क्योंकि इस महीने आपने देखा कि रिटेल निवेशक ने 20% कम पैसा दिया है फंड मैनेजर को कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। राइट।
तो इसीलिए वो 94,000 करोड़ का लेवल बिल्कुल पार नहीं हो सकता, बस उस महीने रिकॉर्ड इनफ्लोस आई थी। मगर पिछले महीने अक्टूबर का डेटा आपने देखा तो 25,000 करोड़ को गिर गया था फ्रॉम 35,000 करोड़, तो 20% रिटेल इनफ्लो इनटू म्यूचुअल फंड गिर गया था। तो इस बार भी उतना बढ़त नहीं होगा कि जितना पैसा आया है उतना ही वो डिप्लॉय कर सकते हैं। तो व्हाइल नेक्स्ट वीक विल बी पॉजिटिव बाय डीआईआई बाइंग, राइट, यू उतना मत एक्सपेक्ट कीजिए बिकॉज पैसा उतना नहीं आया जितना पिछले महीने आया था, और ज्यादातर जो पैसा आता है उसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो ऑलरेडी यू आर सीइंग के वो जो इट विल डेफिनेटली बी हायर देन अक्टूबर नंबर। तो आज 54 है, अक्टूबर 59 था, तो 59 को तो जरूर पार कर देगी बिकॉज दिस इज द पीक मंथ, राइट। मगर वो 94 की तरह लेवल नहीं पहुंचेगी। तो हाँ, शायद उतना नहीं। ये और 68 10,000 12,000 करोड़ अगले हफ्ते खरीदारी हो सकता है। करेक्ट। करेक्ट। तो डीआईएस के पैसा से आप मार्केट में ज्यादा छलान नहीं देख सकते जितना कि अगस्त पिछले क्वार्टर में हुआ था, राइट। तो और इसके बेसिस क्या होगा, जैसे मैंने कहा सेक्टर रोटेशन। नेक्स्ट वीक के एक्शन के लिए अभी अभी अर्निंग सीजन समझिए 98% खत्म हो गई, 4,000 से ज्यादा कंपनियों ने रिजल्ट भेज दिया। अब ये सेक्टर एनालिसिस में अर्निंग्स का परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं और इसी बेसिस पे आउटलुक भी जनरली तालमेल में थी, वो भी मैं बताना चाह रहा हूं। क्योंकि मैं जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इट डजंट मीन दैट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर का आउटलुक भी अच्छा हो, मगर मैं बता रहा हूं कि अब के लिए अर्निंग्स की आउट परफॉर्मेंस जिसने भी स्ट्रांग किया है उसका आउटलुक भी स्ट्रांग ही है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैं अर्निंग्स परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं सेक्टर वाइज, क्योंकि फंड मैनेजर्स का आउटलुक होता है इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी, उनका फ्रेमवर्क होता है EIC उसको कहते हैं। तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी का एक लेवल ढूंढते हैं, जैसे आज मैक्रो इकोनॉमी के लेवल में क्या कहेंगे, जीएसटी कट कंजम्पशन के लिए पॉजिटिव है, इनकम टैक्स कट, पैसा लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। और कंपनी, इंडस्ट्री माने सेक्टर, तो जो पॉजिटिव सेक्टर मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखा दिया जिनकी आउटलुक पॉजिटिव है, तो वहीं पे बाइंग कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि इनके आउट परफॉर्मेंस रहा है, नंबर्स भी अच्छे रहे हैं, आउटलुक भी अच्छा है। सेकंड मॉडरेट जो मिक्स्ड है उसमें कंपनी स्पेसिफिक होगा नेक्स्ट वाला, जिसमें आईटी और टेक्नोलॉजी थे, मैन्युफैक्चरिंग थी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब 1 मिनट में कंज्यूमर ड्यूरेबल के बारे में बताऊं, मैंने स्लाइड नहीं डाला, मैं बात बताना चाहता हूं ये क्यों सबड्यूड मिक्स्ड है। जब जीएसटी कट हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल सपोज बी द मोस्ट गेनिंग सेक्टर। इसके आंसर के पीछे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि लोग कंजम्पशन करके बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इसके प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे, 1 मिनट में बताता हूं। मेटल्स का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में। मेटल्स का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस माने कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी हैज गॉन अप। यस। एसी में क्या इस्तेमाल होता है, स्टील होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, राइट। तो ये कंपनियां के ऊपर मार्जिन का प्रेशर आ रहा है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। तो वो एक रीजन है, क्योंकि हम सेल्स की बात कर रहे थे, सेल्स तो अच्छा था, मगर ऑटो का सेल्स जो बहुत बढ़िया था, ऑटो में 60% ऑफ अ व्हीकल कॉस्ट इज मेटल। बिल्कुल। गाड़ी क्या है, वैल्यू एडेड मेटल है भैया, कुछ और नहीं है। राइट। तो क्यों कह रहा हूं ना, ये जो पॉजिटिविटी आपको कंजम्पशन के ऑटो के बारे में अच्छा है, मैंने पिछले बार भी कहा था आपको, अर्निंग्स की आउटलुक अगले क्वार्टर में ही दिखेगी, क्योंकि एक तरफ उनके ऊपर रॉ मटेरियल का कॉस्ट का प्रेशर है, दूसरी तरफ सेल्स भी जीएसटी कट से ज्यादा उनको प्राइस कट करना पड़ रहा है कंपटीशन के कारण। तो मार्जिन्स के ऊपर एक डाउट है, इसलिए ऑटो की जो रैली है वो एक तरफ, मगर एक्चुअल अर्निंग्स आउटलुक मिक्स्ड है। सेकंड बात है कंज्यूमर ड्यूरेबल में कि पूरी जो कूलिंग वाली सेगमेंट है उसका मेन सीजन होता है मार्च, अप्रैल, मई, जून।
तो उधर अभी कुछ नहीं है, तो उनका भी कुछ खास, मगर इनपुट कॉस्ट तो उनके लिए भी बढ़ गया, क्योंकि रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन में भी वही मेटल का इस्तेमाल होता है। तो एग्जैक्टली। टिल समर सीजन में आके उनकी सेल्स बढ़े, उनके ऊपर मार्जिन, टॉप लाइन का भी प्रेशर है और मार्जिन का भी प्रेशर है। तो इसलिए मैं एक मिनट इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में मैंने बात किया, क्योंकि मेटल की पॉजिटिव माने यूजर ऑफ मेटल के लिए नेगेटिव, ये भूलना नहीं चाहिए। ओके, तो ये एक सावधानी वाली बात है। और इसके अलावा टेलीकॉम, मीडिया, कंज्यूमर स्टेपल्स, एफएमसीजी, क्योंकि उधर तो कमोडिटी का दाम बढ़ा ना, यस, तो सारी सब कमोडिटी। प्रोड्यूसर है ये सब। तो एफएमसीजी के ऊपर सेकंड रूरल डिमांड की आउटलुक पॉजिटिव दिख रही है करके गाइडेंस दे रहे हैं, मगर एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था उनका, मार्जिन्स का भी। ओके, और रियल एस्टेट का हुआ है, क्या हुआ, अभी भी वो अफोर्डेबल हाउसिंग का पिकअप नहीं हुआ है, खाली प्रीमियम सेगमेंट और थोड़ी अर्बन हाउसिंग ही बढ़ रही है। तो ये सब एक अंडर परफॉर्मिंग, इसलिए आपको देखा होगा कि रियल एस्टेट आपका मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर था लास्ट वीक का भी। जबरदस्त, यस। और रियल एस्टेट में तो सर मेटल वगैरह ये सब बहुत यूज होता है। हाँ, नेचुरली। और ये भी देखिए, सीमेंट का सुपर परफॉर्मेंस रहा है, मगर रियल एस्टेट सीमेंट का यूजर है। अगर सीमेंट की दाम बढ़ गई और प्रॉफिट बढ़ गई, तो रियल एस्टेट उसको यूज करता है, तो नेचुरली उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। तो आपको सेक्टर टू सेक्टर ये मैच करना जरूरी होता है। बेस्ट परफॉर्मर था आपको, और सेकंड होता है ऑयल एंड एनर्जी। एनर्जी की भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा लास्ट क्वार्टर में। और एनर्जी यूजर कौन होते हैं? सेम ऑयल एंड गैस। देखिए, और यूजर कौन होता है? अरे रियल एस्टेट, सभी सेक्टर में एनर्जी का, पावर का तो यूज होता है, पावर कॉस्ट तो बढ़ती है। तो आप समझिए कि ये ऑयल एंड गैस, मेटल्स और कमोडिटीज जो बढ़ते हैं, तो यूजर इंडस्ट्रीज की मार्जिन्स घटते हैं। ये तो हो गया सर मेटल सेक्टोरल डिस्कशन। लेकिन लास्ट वीक आखिरी दिन एक चीज थी जो करेंसी हमारी अचानक से फ्राइडे को बहुत बुरी तरीके से गिरी। 6% गिरी, मतलब कितना देखिए आप, बुरी तरीके से टूटी। ऐसा मुझे कहीं सुनाई नहीं पड़ा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की कोई बहुत डिमांड आ गई हो, क्योंकि क्रूड सस्ता ही चल रहा है। तो समझ में नहीं आया कि ये अचानक से एक दिन में क्या डिमांड आई, या आरबीआई ने इंटरवेंशन जो कर रहा था उसने हाथ खींच लिए इसलिए गिर गया। हालांकि डॉलर इंडेक्स 100 पे पहुंच गया, तो मे भी शायद थोड़ा बहुत उसका असर रहा हो। आप बताइए कि ये करेंसी की कहानी क्या है। तो करेंसी की कहानी थोड़ी पीछे जाने की जरूरत है इसको समझने के लिए, कि करेंसी क्या जैसे स्टॉक में होता है, दो चीज डिसाइड करती है। एक होता है वैल्यू, एक होता है डिमांड एंड सप्लाई, वो होता है प्राइस, राइट। जैसे स्टॉक के बारे में कहते हैं ये वैल्यू है बेस्ड ऑन अर्निंग्स ग्रोथ, और एक डिमांड एंड सप्लाई होता है, ये दोनों मिलकर ही एक स्टॉक के दाम को डिसाइड करते हैं। करेंसी का भी वही हालत है। तो मैं पहले फंडामेंटली करेंसी की बात बता दूं आपको। फंडामेंटली करेंसी की बात होती है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड अलोन कोई वैल्यू नहीं होता है करेंसी का। दो देश के बीच कंपैरिजन में ही करेंसी की वैल्यू सामने आती है। तो नॉर्मली डॉलर इज द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड करेंसी इंडेक्स, जिसको सभी मानते हैं। तो डॉलर के खिलाफ क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया, गवर्नमेंट बोरिंग रेट, इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ द करेंसीज मूवमेंट। जिस देश की इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है उसकी करेंसी वीकन होती है। और लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल तौर पर जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट बिटवीन द गवर्नमेंट बोरोइंग रेट, वो होती है लॉन्ग टर्म डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। तो आज के दिन में आप उठा के देखेंगे तो डिफरेंस है 2.5% का। करेक्ट, 6.5 4.5 सिंपल अराउंड, अभी नहीं, ऑलमोस्ट 2.5 करीब आ गया है वो कुछ। तो नॉर्मल क्या है कि जब तक रुपी का 2.5% वीकनिंग होता है, समझिए ये फंडामेंटली एक्सेप्टेड है, और ये कोई वीकनिंग नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि रुपी का हर साल 2.5% टिल दिस इंटरेस्ट रेट रिमेन्स द सेम, ये डिप्रिसिएशन होना ही है, नहीं तो मुफ्त में पैसा बनेगा। कैसे? आपके भाई हो अमेरिका में, उसने $100 अमेरिकन गवर्नमेंट से बोरो कर दिया, समझिए,
$100 बोरो किया 4.5% के इंटरेस्ट रेट पर, सूटकेस में डाल दिया उस डॉलर को, फ्लाइट पकड़ लिया, इधर आ गया, और आप उसी डॉलर को 1 साल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल दिया इंडिया का, आपको मिला 6.5% का रिटर्न। ये 10 ईयर की बात है, नॉर्मली मैं 1 साल के लिए उसको अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं। तो आपको क्या हुआ, ₹6.5 का प्रॉफिट मिला। आपके भाई 1 साल के बाद आते हैं, मुझे ये $100 वापिस दे दो। अगर आप सेम करेंसी पे होता, आपको ₹2.5 का प्रॉफिट बिना रिस्क लिए हो जाता ना। राइट। ये मार्केट कभी छोड़ेगी नहीं भैया। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग प्रॉफिट विदाउट रिस्क। तो ये रिस्क फ्री आर्बिट्राज होगा, तो पूरे के पूरे हर प्लेन में लोग सूटकेस के सूटकेस डॉलर इधर लाएंगे और 1 साल के बाद डॉलर लेके जाएंगे, और आपका भाई आप यहाँ कमाएंगे एक्स्ट्रा ₹2.5, उसके ₹4.5 कॉस्ट को छोड़कर आपको ₹2 एक्स्ट्रा मिलेगा ना। तो इसलिए करेंसी 2% वीकन हो जाती है, ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। So this is the fundamental theory. अब just like in stocks, market doesn't follow fundamentals because demand and supply आती है, और इसीलिए एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई का 1 साल के बाद चेंज के कारण आप एक्चुअली मुनाफा भी कमा सकते हैं, बट नुकसान भी हो सकता है, राइट। तो इसीलिए ये बेसिक बात आप समझेंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई कहां से आता है, जैसे एक बात आपने जिक्र किया, ऑयल का दाम। अगर ऑयल की दाम बढ़ती है तो इंडियन इंपोर्टर्स, क्योंकि 85% हम तेल को इंपोर्ट करते हैं हमारे देश में, उस ऑयल के डिमांड के कारण डॉलर का डिमांड बढ़ता है, तो रुपये और भी ज्यादा वीकन होती है। वो एक कारण होता है। दूसरा क्या होता है, अगर एक्सपोर्ट्स भयंकर बढ़ गए आईटी कंपनियों की, फार्मा कंपनियों की, तो डॉलर इनफ्लो आता है अंदर, तो रुपये एक्चुअली स्ट्रेंथन होती है। तो एक्चुअली उसको स्ट्रेंथन होने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में हम हायर है अमेरिका से, मगर डिमांड एंड सप्लाई के कारण रुपये कभी स्ट्रेंथन भी हो सकती है अगर एक्सपोर्ट्स भयंकर बढ़ गए तो। राइट, समझ लिया। तो अब क्रूड का जैसे आपने बताया, ज्यादातर कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, तो क्रूड इज नॉट द रीजन फॉर एनी डिप्रिसिएशन इन द रूपी। तो अब ये स्लाइड के ऊपर देखें, 1 साल में, ये 1 साल वाला स्लाइड, 1 दिन का बाद में आते हैं। 1 साल में देखिए क्या लिखा है इधर, 5.2%, यानी $5.2 का रुपी का डिफरेंस हुआ है, यानी 6.16% रुपी का वीकनिंग हुआ है। दिख रहा है ऊपर? यस यस। तो 2.5% फंडामेंटल रीजन के कारण हो सकता है, बाकी के 3.25% कहां से आ गया भैया? ये हुआ डिमांड एंड सप्लाई के बाद। क्या है वो? एफआईआईज की नेट आउटफ्लो 1 साल में। और इधर पे देखेंगे अगर, तो एक ग्राफ में दिखता है आपको, देखे 1 साल पहले का रुपी का वैल्यू कहां था, और उसके बाद वो एफआईआई सेलिंग के कारण ये वीकनिंग होता गया, ऊपर जाता है तो वीकनिंग। फिर जनवरी में देखे थोड़ी बहुत एफआईआई की इनफ्लो 1 क्वार्टर में आई थी, याद है आपको? मार्च के करीब, तब रुपी का स्ट्रेंथनिंग हुआ था रिलेटिव टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर वापस एफआईआई सेलिंग शुरू हुई और एक जनरल वीकनिंग हुआ, और लास्ट में जो स्पाइक दिख रहा है वो 1 दिन का है, राइट। तो एफआईआई की फ्लोज, आउटफ्लोज ने ही रुपी को वीकन किया। अब 1 मिनट इसी पे सोचिए कि पिछले हफ्ते हमने जब डिस्कस किया था, मैंने बताया कि इंडियन स्टॉक मार्केट वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड, एमर्जिंग मार्केट के खिलाफ, याद है? राइट। उसका एक था हमारा मार्केट का रिटर्न, दूसरा था करेंसी का वीकनिंग, क्योंकि वो डॉलर में हमने कंप्यूट किया था। तो एफआईआई की एक्शन से जो चीज होती है, अगर एफआईआई का नेट नेगेटिव व्यू बनता है, यानी बायर सेलर्स का डिफरेंस होता है, नेट नेगेटिव बनता है, उसी के कारण रुपी गिरता है, मगर उसी के कारण वो आने वाले दिन की नुकसान से अपने आप को बचा लेते हैं बाय सेलिंग इंडिया। समझ रहे हैं? जिन एफआईआई ने 1 साल पहले इंडिया से पैसा निकाला, उनको एक ही स्टॉक मार्केट का नुकसान से प्रॉफिट बना, मगर करेंसी की वीकनिंग अवॉइड किया उन्होंने इंडिया में। समझ रहे आप? तो दे आर बोथ द कॉज ऑफ द एक्शन एंड द बेनिफिट ऑफ द एक्शन। क्लियर है? एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर जैसे 2 फैक्टर है इसमें, तो डिमांड एफआईआई की डॉलर की, तो इस वजह से भी कमजोर हुआ, और 2% तो आप डिफरेंशियल मान लीजिए कि यूएस का और इंडिया का बॉन्ड यील्ड। अगर ये वीक हो रहा है तो एफआईआई के मन में डर आएगा कि यार और बेच के निकलो, नहीं और वीक हो जाएगा,
तो क्या है कि वाइसेस सर्कल बन सकता है? विशियस सर्कल बनता है, क्योंकि क्या होता है कि एक ने बेचा किसी कारण के कारण, जब उनके साथ डिस्कशन होता है, उन्होंने कहा कि मैं इंडिया बेच रहा हूं, तो वो सोचेंगे अरे ये लोग सब बेच रहे हैं तो रुपी वीकन होगा, तो मैं भी बेचूं। और दूसरी बात क्या होता है इसमें कि हर फंड मैनेजर का, देखिए ये एक और गलत फहमी होती है लोगों के मन में। लोग सोचते हैं कि एफआईआई जो पैसा डाल रहा है वो अपना पैसा डाल रहा है। वो वेरी रेयर होता है। खाली सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड अपना पैसा डालते हैं। ज्यादातर एफआईआई फंड मैनेज कर रहे हैं, तो इनफ्लोस के हिसाब से वो बेच रहे या खरीद रहे हैं। जो उधर निवेशक उनको पैसा, तो एक इंडिया डेडिकेटेड इमर्जिंग मार्केट फंड होगा ना, अगर इन्वेस्टर्स उससे पैसा निकाल रहे हैं तो इस एफआईआई के पास चॉइस ही नहीं है, उसको इंडिया बेचना ही है, उसके हाथ में डिसीजन नहीं है। तो और एक इमर्जिंग मार्केट फंड में क्या होता है, तब इंडिया का एक शेयर होता है जिसका इंडिया का है करीबन समझिए 19% का शेयर है, राइट, 17 18 19। तो उसके हिसाब से वो कह सकता है मैं ओवरवेट या अंडरवेट हूं इंडिया में, समझ रहे। तो ऐसे एक ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट फंड में अगर उसको पैसा मिला तो उसमें वो उसके पास चॉइस है कि मैं इंडिया को ओवरवेट करूं या अंडरवेट करूं। और ज्यादातर फंड मैनेजर, मैंने कुछ हफ्ते पहले एक स्लाइड दिखाया था, ज्यादातर फंड मैनेजर इंडिया को 1.9% अंडरवेट रख रहे थे। इसलिए मैंने दिखा है कि इंडिया का एक 17.5% वेटेज था इंडेक्स में और 16.2% ही आपको एक्चुअल एक्सपोजर्स थे। तो कई तरह के होते हैं। तो क्या कह रहा हूं कि कुछ एफआईएस के लिए ये होता है कि उधर निवेशक भी अपना पैसा इंडिया फंड से हटा रहा हो, इसीलिए वो बेच रहे हैं। तो इसका एक आंसर नहीं होता है, वही मैं कह रहा हूं कि कुछ होता है कि अंडरवेट ओवरवेट वाला सोचता होगा। और हेज फंड्स खास करके ये शॉर्ट टर्म करेंसी के ऊपर ज्यादा वेटेज देते हैं, वेरएस लॉन्ग टर्म पेंशन फंड जो होते हैं वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर ज्यादा वेटेज देते हैं। तो ये जो सेलिंग होता है जिसका कारण ये होता है, ये हेज फंड का होगा, जो देख रहे हैं कि बाकी हेज फंड भी बेक इंडिया को बेच रहे हैं, तो करेंसी वीकन होगी तो मैं भी अभी बेचूं ताकि मुझे उस नुकसान से मैं बचा पाऊंगा। करेक्ट। तो ये बात साफ में दिखाने के लिए आप देख रहे हैं कि बीच में यहां पर रुपी का एक थोड़ी स्ट्रेंथनिंग होने आ गई थी। एक वो स्लाइड देखिए 1 मंथ का लाइन है, वो ये 1 मंथ नहीं है क्योंकि ये पूरा वाईटीडी का है। प्रीवियस स्लाइड वाज 1 ईयर, ये वाईटीडी का है, ये 1 ईयर का 1 ईयर था। अब वाईटीडी क्या है, वाईटीडी तो शुरुआत होती है जनवरी से। नेक्स्ट स्लाइड में आइए। तो जनवरी से क्या हुआ, थोड़ी महीने के लिए वीक, बिकॉज मार्च अप्रैल मई में एफआईएस ने खरीदारी की थी। बिल्कुल। तो नेचुरली देख रहे हैं तब रुपी थोड़ी स्ट्रेंथन हुई थी फ्रॉम द लो ऑफ दैट पीरियड, राइट। अब वाईटीडी से आते हैं 6 महीने के ऊपर। वाईटीडी तो 10-11 महीने हो गए। 6 महीने में देखिए, 6 महीने पहले एफआईएस बेचना शुरू कर दिया तो रुपी वीकन होना शुरू हुआ। तो अप टू डे बिफोर यस्टरडे यानी अप टू थर्सडे का मूव ये सब एक्सप्लेन करता है। अब आते हैं फ्राइडे का मूव, एक ही दिन में 1% का वीकनिंग। अब आपने देखा एक दिन में एफआईएस ने क्या 1000 करोड़ बेचे थे, आपका पहला स्लाइड में आपने दिखाया था। तो ये 1 डे का वीकनिंग का एफआईएस को हम नहीं मान सकते हैं दोषी। यस। तो ये 1 डे का वीकनिंग क्या हुआ। और एक बात बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड जहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, एक बात सोचिए कि इसका क्या इंपैक्ट होगा अगले हफ्ते एफआईएस के मन के ऊपर। इसका कारण समझना चाहिए, और अगर इसका कारण अगले हफ्ते भी कंटिन्यू होकर और भी वीकेंड करेगा तो एफआईएस अगले हफ्ते सावधान रहेंगे। मगर अगर इस करेक्शन, भयंकर करेक्शन के कारण समझिए कि वर्स्ट इज ओवर, तो एफआईएस के लिए सबसे बड़ा निवेश का मौका यही है, क्योंकि ऑलरेडी डिप्रिशिएट हो गया, इसके बाद ज्यादा डिप्रिशिएट की उम्मीद नहीं है, इससे अप्रिशिएट हो सकता है। तो एफआईएस भर भर के पैसा डाल सकते हैं। सर ट्रेड डील में कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली? हाँ, ट्रेड डील को तो नहीं, ट्रेड डील की बात नहीं है, बिकॉज सी एंड ऑफ द डे ट्रेड डील शॉर्ट टर्म डिमांड सप्लाई को इंपैक्ट नहीं करती है। ओके, मैं इसका कारण थोड़ा अनरेवल करने की कोशिश करता हूं। ओके, तो अगले स्लाइड में मैंने दिखाया है एक लोकल फैक्टर
और एक है आउटसाइड फैक्टर। पहले वो सेकंड स्लाइड को आ जाइए, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। एक आउटसाइड फैक्टर था जो हावी था कि लास्ट वीक क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग यूएस के मैक्रो डेटा आए, उनके Q2 जीडीपी 3% बढ़ गया, एस्टिमेट्स को बीट किया, और लेबर मार्केट का डेटा भी स्ट्रांग आ गया। तो इसीलिए फेड जो ऑलरेडी कह चुकी थी कि मैं रेट कट को बढ़ाने नहीं वाला हूं दिसंबर से अपने प्रीवियस पॉलिसी मीटिंग में, इसके कारण लोगों की उम्मीद है कि अब फेड रेट कट का प्रोबेबिलिटी मैंने देखा 22 और 23% गिर गया। तो अगर फेड रेट कट नहीं करेगी तो डॉलर स्ट्रेंथन होगा, और इसलिए यूएसडी का 100 पार हो गया डीएक्सवाई इंडेक्स का। तो जब डीएक्सवाई इंडेक्स स्ट्रेंथन होता है तो सभी करेंसीज वीकन होते हैं, तो इंडिया का करेंसी का वीकनिंग एक भी ये कारण था, मगर दिस वाज नॉट द मेन रीजन। अब प्रीवियस स्लाइड पे आएंगे तो फर्स्ट, लास्ट वीक सडनली ट्रेड डिफिसिट का डेटा जब आया, एक ही महीने में $10 बिलियन हमारी ट्रेड डिफिसिट बढ़ गई। अब आप ही कह रहे थे तेल का दाम तो बढ़ा नहीं है, तो क्या हुआ पता है आपको? इसका आंसर है ना मांगो सोना चांदी। बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, 400% सिल्वर एंड 200% गोल्ड। तो वही है कारण कि हमारी ट्रेड डिफिसिट बढ़ गई, और इस ट्रेड डिफिसिट की बढ़त ही रुपये के ऊपर इंपैक्ट आया, बिकॉज उतने डॉलर्स इंडिया को ज्यादा प्रोवाइड करना है ना। यस, तो वो एक रीजन थी। सेकंड, ये टैरिफ का इंपैक्ट अब दिखने लगा है, क्योंकि क्या हुआ कि पिछले जब टैरिफ अनाउंस हुई थी उसके बाद इमीडिएटली उसका इंपैक्ट नहीं दिखा, बिकॉज सब लोगों ने पहले 25% टैरिफ लगने से ही ऑर्डर्स को एडवांस कर दिए थे यूएस बायर्स ने, ताकि टैरिफ डेडलाइन के पहले वो, इसलिए इंडिया का एक एक्सपर्ट इन एक्सपोर्ट्स था और सब लोग खुशी तालियां तालियां कह रहे थे। एक्चुअली इट वाज नथिंग, क्रिसमस के सेल्स के लिए उन्होंने जून में ही खरीदारी कर दी, क्योंकि उनको पता था कि ये टैरिफ आने वाली है। तो एक स्पाइक हुआ एक्सपोर्ट्स में तब, और सब कहते अरे टैरिफ का कोई इंपैक्ट नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रही है। अरे ये नहीं, वो नहीं थी, ये यूएस वाला भी टैरिफ अवॉइड करना चाहता था, इसलिए उसने डबल ऑर्डर प्लेस कर दिया पहले ही, ताकि टैरिफ के डेडलाइन के पहले वो एक्सपोर्ट इंडिया से निकल गया, तो एक बूस्ट हुआ था। अब वो टैरिफ का इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर दिखने लगा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ की डेटा आई वो लोएस्ट सिंस मई आई है। तो मार्केट को अभी सडनली ये है कि अब ये 50% टैरिफ का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर लग रहा है, तो करेंसी के ऊपर। तीसरी बात थी आरबीआई। अब आरबीआई में एक इधर लिखा नहीं, वो भी मैं कह देता हूं। ओके, एक क्या लिखा है, आरबीआई ने 89 पार करने तक इंटरव्यू नहीं किया। $700 बिलियन का सरप्लस है हमारे पास, राइट, फिर भी आरबीआई ने छोड़ दिया इसको। और सेकंड एक थी कि आरबीआई ने एक्सपोर्ट की रिलीफ मेजर्स अनाउंस की ना, एक्सटेंडेड पीरियड फॉर पीपल टू ब्रिंग बैक देयर डॉलर। तो क्या हुआ, लोग कह रहे थे कि अब मैं क्यों डॉलर लाऊं, मैं बाद में ही लाऊंगा। तो डॉलर जो अब इस महीने आने थे, जो सेल हुआ 3 महीने पहले का, वो अभी और 3 महीने के लिए नहीं आएगा, तो नेचुरली दबाव बन गया रुपए के ऊपर, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लो था। और इसके अलावा तीसरी बात थी कि आरबीआई गवर्नर ने पब्लिक में कह दिया कि मैं रुपये का कोई लेवल टारगेट नहीं कर रहा हूं। फिर अब हो गया गेसिंग गेम। तो अगर वो कमिट नहीं कर रहे तो क्या है उनके मन में असली लेवल, तो ये गेसिंग गेम हो गया। तो नेचुरली डॉलर को जितना खींच सके लोगों ने खींच लिया, ताकि आरबीआई को टेस्ट करें क्या है आपके मन में लेवल, जहां पे आप कहेंगे। तो वो 89 के पास जाए गया, तो लेट इवनिंग में आरबीआई ने इंटरवीन किया। तो अब समझ आ रहा है कि करीबन ये लेवल आरबीआई के मन में है, ऐसा ओके। अब आरबीआई का एक व्यू कैसे बनता है ये भी समझना जरूरी है।
आरबीआई के मन में होता है खाली डॉलर नहीं, आरबीआई के मन में होता है एक नंबर जिसको कहते हैं REER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और ये रियल माने इन्फ्लेशन डिफरेंस को हटाते हैं दो देश के बीच। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट माने वो एक देश के ऊपर नहीं, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस को 20% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स है, बाकी 80% बाकी देश को जाता है ना भैया। वैसे इंपोर्ट्स का भी हमारा ऑयल का ये सब तो यूएस से थोड़ी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम, तो खाली डॉलर को क्यों रखे? तो उनका होता है शॉर्ट टर्म में हफ्ते टू हफ्ते एक 7 करेंसी का बास्केट। डॉलर उसमें होता है, यूरो होता है, जापानीज येन होता है, ब्रिटिश पाउंड होता है, जर्मन मार्क्स होती है, और एक होती है मे बी शायद स्विस फ्रैंक होता है। तो ये 7 करेंसी के बास्केट के अगेंस्ट वेटेड एवरेज, यानी कि रुपये का एक नेदर डिप्रिसिएशन नॉर अप्रिसिएशन इन दिस बास्केट। तो अगर समझिए डॉलर स्ट्रेंथन हुआ और ये सब करेंसी वीकन हुए, उतने हिसाब तक रुपये को भी वीकन होते देते। याद है, समझ आ रहा है? यस 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 यस। तो ये उनके मन में है, और ये नंबर बाहर पब्लिश नहीं करते, बाद में देते हैं कि ये था REER ऑफ रुपी, मगर जो एक्चुअल मोमेंट में टारगेट कर रहे हैं ना, वो उनको ही पता है वो कैलकुलेशन। अभी कोई आके बैठ के वो कैलकुलेशन कर सकता है, क्योंकि उसका बारे एक मिक्स होता है, मगर वो एक्चुअल इन्फ्लेशन डेटा बिटवीन द कंट्री, एक्चुअल एक्सचेंज रेट बिटवीन दोस टू कंट्रीज, ये सब एक फॉर्मूला में डालकर एक एल्गोरिथम बनाकर आरबीआई ट्रैक करती है और उस हिसाब से डिसाइड करती है कि मैं इंटरवीन करूं क्या ना। और एक लॉन्गर टर्म फ्रेम में जैसे मंथली वंस वो 40 कंट्री के साथ कंपेयर करती है आरबीआई। खाली ये 7 नहीं, ये 7 इमीडिएट एक्शन के लिए होता है। राइट। 40 कंट्री का जो बास्केट होता है उसके हिसाब से एक महीने में एक बार उसको देख लेते हैं कि क्या हम बैलेंस्ड सिचुएशन में, ताकि हम ना एक्सपोर्टर को सपोर्ट करें ना इंपोर्ट्स को सपोर्ट करें, एक कंट्री को बैलेंस में रखें। नेट नेट वो बैलेंस का तो है 2.5% तो डिप्रिशिएट होना है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। तो अब इस बार में अगले हफ्ते के लिए, क्योंकि आरबीआई ने लेट इवनिंग में आके इंटरवीन किया, तो एक महीना लगता है कि आरबीआई के ये करीब लगता है कि ये ठीक है लेवल। तो अगले हफ्ते इसके और ज्यादा वीकनिंग होने की संभावना शायद नहीं होगी, क्योंकि आरबीआई ने इंटरवीन कर दिया था। तो उस हिसाब से देखें तो मेरा मानना है अनलेस कुछ और झटका आ जाए नेक्स्ट वीक और रुपये और भी वीकन हो जाए, कि एफआईएस के लिए भी ये खरीदने का बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भयंकर वीकनिंग होगा। इसके बाद उनको और नुकसान की गुंजाइश नहीं है, बट शायद मुनाफे की भी गुंजाइश हो सकती है अगर सिचुएशन। और ऑफ कोर्स ट्रेड डील हो गया तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट तो अलग बात है, वो बात छोड़ते हैं, ये अगले हफ्ते होगा कि नहीं पता नहीं मुझे। मगर करेंसी का मेरा यही मानना है कि आरबीआई का एक लेट, आरबीआई की ही नॉन इंटरवेंशन और कहना कि मैं कोई लेवल टारगेट नहीं कर रहा हूं ही रुपये को डिप्रिशिएट इतना होने दिया, और मगर लेट लेवल पे थोड़ी इंटरवेंशन करने के कारण हम समझ सकते हैं कि करीबन इसके आसपास, यानी बिग क्वेश्चन है कि क्या बिग फिगर 90 को पार करेगी रुपया। यस, बिग क्वेश्चन इज कि 90 बिग नंबर है, मगर देखिए आरबीआई को ये 90 बिग नंबर में कुछ लेना देना नहीं है, राइट? इफ डॉलर स्ट्रेंथन्स मोर नेक्स्ट वीक, तो आरबीआई विल अलाउ इट टू गो बियॉन्ड 90 आल्सो। तो हमारे हाथ में नहीं है, आरबीआई के पास कोई नंबर नहीं होता है। जैसे निफ्टी का 26,000 हमारे लिए कुछ नंबर है, वैसे नंबर हो गया तो सभी न्यूज़पेपर का हेडलाइन में कुछ और नहीं होगा, रुपये हिट्स लाइफ टाइम लो ऑफ 90, हेडलाइन आप देख सकते हैं। मगर वो आसानी से हो सकता है अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो गया। वो यूएस डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है और फेड की कहावत के ऊपर, जो भी कमेंट्री फेड से आता है, तो ये सब किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो मैं कहूंगा कि 90 जाए ना जाए ये छोड़ दीजिए, मगर ये एक दिन का स्ट्रॉन्ग डिप्रिसिएशन एक एक्चुअली एफआईएस के लिए मेरे मन में पॉजिटिव है, क्योंकि एक बैड न्यूज को ऑब्जॉर्व कर देना और इसके बाद और बैड न्यूज उतनी नहीं आएगी करके एक जो उम्मीद जगाती है ना, उसके कारण थोड़ी बहुत एफआईआई की फ्लोज बढ़ भी सकते हैं। मगर इसका काउंटर होगा कि जैसे मैंने कहा डीआईएस का इस 58,000 से और
3 हफ्ते से, और 10,000 करोड़ अगले हफ्ते खरीदारी होकर 68 to 70,000 करोड़ इस महीने का खरीदारी हो सकता है। 90,000 जो गया था अगस्त में, वो नहीं हो सकती है। तो डीआई का बाइंग होगा जरूर, मगर नॉट इतना भयंकर जितना प्रीवियस क्वार्टर के मिडिल ऑफ द क्वार्टर में हुआ था। तो डीआई बाइंग और रुपए का मूव नेक्स्ट वीक के लिए क्रूशियल होगा। यस, ये है हेडलाइन इस पूरी चर्चा की, कि बहुत डिटेल में हमने समझा कि म्यूचुअल फंड का ग्रॉस देखोगे, डीआई का ग्रॉस देखोगे तो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। और रुपया का ये गिरना एक्चुअली सही कह रहे हैं आपकी, एक एफआई के लिए मौका भी हो सकता है, अनलेस की कोई और गिरावट ना दिखे या कुछ ना हो। और अब तो सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं जब फेड की पॉलिसी भी आने वाली। 8 और 9 दिसंबर को उनकी पॉलिसी की शुरुआत, मीटिंग की 10 तारीख को सुबह हमको पता चलेगा। और उसके बाद आरबीआई की भी है, 9 और 10 को है फेड की, और उसके बाद होगी आरबीआई की। एक फाइनल पॉइंट नीरज जी, अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट डेटा जो पॉइंट है, 28 को जीडीपी डेटा रिलीज होगा। यस, 28 को बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए, अब आपने 0.25% का इन्फ्लेशन रखा है, जीडीपी कितनी लेके आके नॉमिनल बनाएंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट। कोई भी कहने वाला था कि रियल जीडीपी छोड़िए, आप नॉमिनल जीडीपी के ऊपर नंबर क्या दिखता है, उससे ही आपको फ्यूचर कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ का कुछ मायना मिलेगा। तो नेक्स्ट 10-15 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी बीच करेंसी ने अपना जो खेल दिखाया, तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होगा। लेकिन अगले हफ्ते के लिए फिलहाल रुपया क्या मूव लेता है वो, और एफआई का मूव क्या होता है, इस पे बाजार का डिसीजन होगा। सर थैंक यू सो मच, और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन डेप्थ हम लोगों ने आज एफआई डीआई के मूव को समझाया कि नेट नंबर देख के बिग पिक्चर का मूव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जाके आप देखेंगे तो ग्रॉस नंबर्स कुछ दूसरी कहानी कह रहे होते हैं। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट वीक तो आ ही जाएगा जीडीपी नंबर, वो भी हम लोग शामिल करेंगे, देखेंगे उसमें क्या निकल के आती है चीजें और किस तरीके से बनती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।